बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज के दिन की कुछ बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो यह है कि एक बारीक वारदात डाली गई है और इमरान खान को जेल में ही किसी के हवाले किया गया है और ये हवाले करने से सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। मतलब बहुत बारीक वारदात डाली गई है, लेकिन इसके कुछ तफसीलात जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि हमारा मुल्क किस डगर पे चल रहा है और ये क्या करने का इरादा रखते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी खबर, पूरे का पूरा मीडिया, सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाज़रीन किराम झूठा निकला है, एक नंबर का झूठा। क्योंकि अब कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिससे यह पता चला है कि मुबैना तौर पर वो पूरे का पूरा जो फराह गोगी का पासपोर्ट था वो फेक था और इन्वेस्टिगेशंस कुछ सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सारे का सारा मीडिया जो है वो झूठा है। सारे के सारे जो लोग हैं जिन्होंने मतलब कल दिन भर से ये खबरें चलाई वो झूठे नजर आते हैं। और तीसरी खबर, पीपी और नून में एक बहुत बड़ी दरार है जो सामने आ रही है। ये दरार तो है, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है? वैसे तो आपको पता है ना, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं, तुम अच्छे वो बुरे, वो बुरा ये अच्छा, ठीक है, लेकिन असल कहानी क्या है ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक दरखास्त के साथ कि नाज़रीन किराम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो सच पहुंच सके। क्योंकि जिस तरह से अभी अब देखें ना, फराह गोगी वाला मामला है, किस तरह से तमाम मीडिया चैनल्स ने हेडलाइन चलाई, किसी एक बंदे ने तहकीक करना मुनासिब नहीं समझी, किसी एक बंदे ने सच को जांचना मुनासिब नहीं समझा और जैसी खबर आई वैसी चला दी, क्योंकि शायद मजबूरी थी चलाना, लेकिन बाद में सच कुछ और ही निकला। एक छोटी सी गलती इनको मरवा गई है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है ना वो इसके ऊपर कमेंट्स हमारी वीडियो के ऊपर जरूर करें और लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी जो है ना वो रीच हमारी बेहतर हो सके। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। नाज़रीन किराम, फराह गोगी साहिबा का एक पासपोर्ट सामने आया। व्यांतो नामी एक मुल्क का, एक अननोन मुल्क बताया गया, जिसमें उस मीडिया के ऊपर उस पासपोर्ट को चलाया भी गया और दिखाने की ये कोशिश की गई कि इस खबर के साथ कि इमरान खान और फराह गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो वेल्थ है उसको छुपाने के लिए जो है ना वो ये सारा कुछ फराह गोगी ने किया और वो विजिट्स करती नहीं और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाती रही। मतलब सीधे सीधे इल्जाम लगाए गए, सीधी सीधी जो है ना वो बातें की गई। मैं हैरान हूं, अपना मीडिया देख के ना मुझे गोइबल भूल जाता है। हम जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो कम्युनिकेशन में हमें एक किरदार पढ़ाया गया था गोइबल। गोइबल जो है वो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो रंग बिरंगी झूठी कहानियां घड़ता था और इसके ऊपर गोइबल का पूरा किरदार है, उसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है, कैसे फिर सुनाऊंगा आपको। लेकिन गोइबल तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार गुजरा है जो कि झूठ घड़ने में, प्रोपेगेंडा करने में माहिर था और वो मिनिस्टर भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, ठीक है, उसने यही काम करना था। उस आज हमारा मीडिया देख के ना नाज़रीन किराम गोइबल भूल जाता है, यानी कि ये जरा बराबर शर्म और गैरत रह ही नहीं गई है, ठीक है। वो उसको चलाया भी गया। किसी एक शख्स ने ये कोशिश नहीं की कि फराह गोगी से भी रब्ता कर लें, फराह गोगी से पूछ ही लें, चले उसका मौकफ ही ले लेते हैं, मतलब एक लाइन मौकफ में छाप लेंगे। लेकिन नहीं, जब ये इन्होंने चला बैठे और सारा कुछ कर दिया तो नाज़रीन किराम फराह गोगी ने अब इनको लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं और भिजवाने बनते भी हैं। फिर जनाबे वाला एक अखबार है द थर्सडे टाइम्स। द थर्सडे टाइम्स ने नाज़रीन किराम इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने जो हेडलाइन लिखी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। द थर्सडे टाइम्स एनालिसिस एलिजेड पासपोर्ट लीक लिंक्ड टू फराह गोगी। तो उन्होंने कहा जी हमने इसको जरा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि एक्चुअली ये मामला क्या है, ये जो पासपोर्ट को फराह गोगी के साथ जो है ना वो कनेक्ट किया जा रहा था। तो उन्होंने दो रीजंस बीच में रखी, दो चीजें जो है ना वो सामने लेकर आए, जिससे ये सारे का सारा दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो वाजे हो गया। उन्होंने पासपोर्ट की तस्वीर रखी। अगर आप भी उस पासपोर्ट को देखें तो मैंने तो उस पासपोर्ट को बड़े बगौर जायजा लिया तो पता चला जो लिखा हुआ ना प्लेस ऑफ बर्थ, फराह गोगी के पासपोर्ट पे जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ है लाहौर, प्लेस ऑफ बर्थ इज लाहौर। अब कितनी मजे की बात है कि जिसने भी ये काम किया, जिसने भी उसको एडिट किया,
उसे ये वो भूल गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब भी प्लेस ऑफ बर्थ किसी पासपोर्ट पे लिखा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो उसके आगे कंट्री जरूर लिखा जाता है। मिसाल है, मैंने अगर मैं इंग्लैंड में हूं तो मैं अगर इंग्लैंड का पासपोर्ट लेना चाहता हूं तो वो लिखेंगे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि लाहौर तो कुछ अननाउन लेसर नाउन, आप समझ लें लेसर नाउन जगह हैं अमेरिका के अंदर जिनका नाम लाहौर है, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिसका नाम लाहौर है। तो जब आप किसी इंटरनेशनल पासपोर्ट के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो उसमें एम्बिग्युइटी कैसे हो सकती है, यानी कि लाहौर कौन से वाला लाहौर, लाहौर इंडिया वाला लाहौर, पाकिस्तान वाला लाहौर, या ये अमेरिका वाला लाहौर। मेरा ताल्लुक गुजरात से है, तो गुजरात जलालपुर जट्टा के करीब ना एक गांव है, उसका नाम है बाबेदा लाहौर, या फिर बाबेदा लाहौर, कौन से वाला लाहौर, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ आप क्या मतलब लिखना चाह रहे हैं कि आप लाहौर को आपने सिंपल लिख दिया जैसे कि हर पाकिस्तानी समझ जाएगा। मिसाल लीजिए ना कि इसको इंटरनेशनली सोचिए, तो जो कंट्री लिख रहा है वो सिंपल ऐसे ही लिख रहा है जैसे लाहौर, आगे उसने कंट्री लिखा ही नहीं। और ये थर्सडे टाइम्स का एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपना एनालिसिस नहीं रख रहा। उन्होंने इसकी मिसाल दी, वो कहते हैं जनाब मिसाल लें कि अगर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा जाए डबलिन, तो डबलिन कौन सा डबलिन, आयरलैंड वाला डबलिन, ओहायो वाला डबलिन, या बेलारूस में एक गांव है उसका नाम डबलिन है। तो मतलब अगर किसी शख्स ने वो मिसाल लें कि बेलारूस से उठ के आता है और बेलारूस से आकर वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख देता है डबलिन, तो डबलिन आयरलैंड में भी है, ओहायो में भी है, अमेरिकी रियासत ओहायो है डबलिन, उधर भी है, और अमेरिकी रियासत है ओहायो उसके अंदर है डबलिन, और बेलारूस के अंदर भी है। तो फिर कौन सा डबलिन आप मानेंगे? तो जिसने भी इसको एडिट किया वो ये भूल गया कि लाहौर के आगे पाकिस्तान भी लिखना है, ये गड़बड़ कर बैठे कि पाकिस्तान लिखना जो है वो भूल ही गए। दूसरी एक और कहानी सुने। अब ये कहेंगे छोटा मुल्क है, उनको क्या पता जनाब, ये तो नहीं है। अच्छा, तो दो ऑर्गेनाइजेशंस का वो जो मुल्क जो है वो मेंबर है। नंबर 1 कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है, और कॉमनवेल्थ एक बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है, कि जहां जहां पर ब्रिटिश बरतानिया वालों ने राज किया, द ग्रेट ब्रिटेन ने, उसका जो है ना वो मेंबर है। और दूसरी साइड पे सिर्फ इसका मेंबर नहीं है, बल्कि एक और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वो है फ्रैंकोफाइन। फ्रैंकोफाइन 88 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स हैं 54 फुल मेंबर्स हैं, 7 एसोसिएट मेंबर्स हैं और 27 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, तो ये इसका भी मेंबर है। अगर मतलब एक मुल्क इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो उसके पासपोर्ट का क्या कोई ऐसे ही होगा जैसे कुछ ठट्ठा मूसा है। हमारे ना लाला मूसा के अंदर गुजरात के करीब एक जगह है लाला मूसा, कमर जमान कायरा भी जहाँ के हैं, जावेद चौधरी भी इसी के करीब इलाके से जो है ना वहाँ से हुए हैं। तो लाला मूसा बड़ी एक मशहूर जगह है। लाला मूसा पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान पर्टिकुलरली और वैसे ही चूंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उन्हें लाला मूसा पता है, वो दो नंबरी बड़े मतलब ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों में मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे अब आप बिलीव कीजिए कि मैंने मेरे उधर देखा कि लोगों ने कनाडा के पेपर्स 2 नंबर वहाँ पे बनवा लिए। तो जिसने भी ये पासपोर्ट बनवाया है, यानी कि जिसने एडिट किया, उसको चाहिए कि 2 महीने जाके लाला मूसा में इंटर्नशिप करे, ठीक है, ताकि लाला मूसा अगर 2 नंबरी भी करनी है तो सही तरीके से करो, लाला मूसा से इंटर्नशिप करके आओ, कुछ पता तो चले कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। तो फराह गोगी साहिबा ने इस मामले के ऊपर एक लीगल नोटिस भिजवाया। अब फराह गोगी का मौक़िफ़ तो नहीं लिया गया, लेकिन उनके इस लीगल नोटिस के जवाब, जो उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया, एक कॉलम की खबर इन्होंने जो है ना वो अखबारात में छाप दी, और इसी बात का तज़किरा एजाज सैयद ने भी किया। जबकि जो अहमद नूरानी साहब हैं वो तो बार बार कल से कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप्ड है, ये फोटोशॉप्ड है, ये फोटोशॉप्ड है। पता नहीं क्यों लोगों को, यानी कि लोगों को समझ नहीं आ रही। अहमद नूरानी ने लिखा, ये झूठ मरियम औरंगजेब साहिबा ट्रोल्स के जरिए पहले भी फैला चुकी हैं। मैंने भी अर्ज किया और सहाफ़ी ताहिर इमरान साहब ने भी बताया था कि चाहे 5 पासपोर्ट हो या ट्रैवल हिस्ट्री का सफर आता है, तमाम पासपोर्ट साथ लगे हों। अब नून लीग की चोरी पकड़ी गई है, लोगों की तवज्जो न ले। वो कहते हैं जनाब कि ये जो है ना वो किया गया है, इसको फोटोशॉप किया गया है।
तो नाज़रीन किराम, ये इतना, अब चले जो भी उन्होंने करना था कर लिया। मैं मीडिया के ऊपर हैरान हूं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या इनकी इंसानियत मुकम्मल मर चुकी है कि ज़रा बराबर भी तहकीक नहीं करनी, या इमरान खान के खिलाफ जो भी खबर आए बस उसको ऐसे ही उड़ा देना है, चला देना है, ज़रा बराबर उसके अंदर ये नहीं करना कि बंदा थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर ले और थोड़ा सा उसके बंदे की पुत्रों की तरह देख ही ले कि शायद जो है कुछ तहकीकात भी कर ली जाए। नंबर 1 तो बात यह है। दूसरी बात नाज़रीन किराम, दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज इमरान खान को जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर नैब के हवाले, यानी कि नैब के अब वो मुलजिम के तौर पर अडयाला जेल के अंदर हैं। अब नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है और नैब को यह याद आया है 93 रोज के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि यह करने की क्या जरूरत थी। देखिए, ये करने की 2-3 वजूहात थी जिस वजह से ये कदम उठाया गया है। एक तो कल हाईकोर्ट के अंदर ये जो तोशाखाना और अल कादिर के अंदर जो जमानत इन्होंने मनसूख की हुई थी, उस जमानत को बहाल करवाने के लिए जा रहे थे, तो एक रोज पहले ही उसके अंदर जो है ना वो गिरफ्तारी डाल दिया इन मुकदमों के अंदर, ताकि इन मुकदमात के अंदर जो है ना वो जमानत ना मिल सके। क्योंकि साइफर के मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जमानत देने के लिए, जमानत हो ही जानी थी, ऑब्वियसली उसमें है कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे देखना था। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव ने इस तरह से बांध दिए हैं कि जनाब अगर साइफर के मामले पे ये जमानत दे भी देते हैं तो अल कादर और तोशाखाना वाले मामले पर अगले 30 दिन तक इमरान खान कोई भी जमानत की दरखास्त दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन तक जो है ना वो जमानत नहीं मिलती है। इन्होंने जो कवानीन चेंज किए थे उस कवानीन में ये आता है कि 30 डेज तक जो है, पहले 14 रोज तक उसको अपने फायदे के लिए रखा गया था, और जब इमरान खान की बारी आई तो उस 14 रोज को बढ़ाकर 30 रोज के लिए कर दिया गया कि 30 रोज तक इमरान खान किसी किस्म की जमानत फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, कल कोर्ट को यह देखना होगा, पता नहीं अब कोर्ट से भी क्या बंदा जो है ना वो तवक्को करे कि जब 9 मई वाले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी नैब की गिरफ्तारी हुई थी, और बाद में उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब इसी तरह की एक गिरफ्तारी के आप 93 रोज के बाद आप गिरफ्तारी डालते हैं, आपको 93 रोज होश ही नहीं आया, आप कहां पर सोए हुए थे, आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। तो 93 रोज के बाद गिरफ्तारी की समझ नहीं आ रही है, समझ से बाला तारा है 93 रोज के बाद गिरफ्तारी। तो कोर्ट के पास यहां पर जो है ना वो ये ऑप्शन है कि वो इस गिरफ्तारी के ऊपर भी जो है ना वो सवाल उठा दे। और दूसरा, नैब की इस वक्त नीयत देखे ना, नैब की नीयत समझ में नहीं आती है। मिसाल देता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा को बुलाया गया तफ्तीश के लिए, तो जनाब सुनिए जरा बुशरा बीबी से क्या तफ्तीश हो रही है, आप सुनिए और सर दुनिया, आपको सुन के जो है ना वो हंसी आएगी। पहले तो उन्हें 45 मिनट बिठाया गया, 45 मिनट के बाद फिर 1 घंटा तफ्तीश, फिर 1 घंटा रेस्ट दिया गया, फिर तफ्तीश, और सवालात बार 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 वही सवालात, लेकिन बार बार वही सवालात जो पहले उनका जवाब दे चुके हैं, और फिर कहते हैं जी वो कॉपरेट नहीं कर रहे। मिसाल है, मैं 5 सवाल आपके सामने पढ़ के 5-6-7 सवाल आपके सामने रखता हूं जो तफ्तीश के लिए सवालात पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस, फ़िक़्ह, दरस निज़ामी का कोर्स भी किया है। अब मुझे बताएं कि सवाल का क्या तुक बनता है, सवाए कि अगले बंदे को सिर्फ हौसला दिलाया जाए, इसका एक मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है। चलें दूसरी बात, अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है। वो नहीं होता, हमारे 5वीं क्लास में इस तरह के सवाल आते थे कि इस पर नोट लिखिए। अच्छा, क्या आप बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कुछ जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मुराद लेती हैं। फिर जनाब सवाल किया गया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया। लगता है माशरती लोगों के सवाल पढ़ रहा हूं मैं। आप बतौर ट्रस्टी अल कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का किरदार क्या है, और आपने पहले इनसे रब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे दिलचस्पी का इजहार किया था। फ़रद शहज़ादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके मौली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। अब जनाब ट्रस्ट का मामला है, अल कादिर ट्रस्ट के अंदर फ़रा गोगी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना उनको मुलजिम डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में जो है ना वो ये चीज़ें की जा रही हैं। तो नाज़रीन किराम ये किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान नाज़रीन किराम एक रिफ्ट सी नज़र आती है, और कहा जा रहा है जी जहाँ जो टिकट करवा के आए हैं वो वापस चले जाएं। कोई कहता है जी ये महंगाई ली गया है, बिलावल भुट्टो साहब का आज का बयान था। तो उनके लिए मैं एक जल्दी से 30 सेकंड में अर्ज़ कर दूं कि ये सब की सब ड्रामेबाजी है, नूरा कुश्ती है। इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। ये मेरी वीडियो आज रिकॉर्ड पे रख लें, बेशक काट के अपने पास रख लें। ये जितनी आपको नूरा कुश्ती नज़र आ रही है ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे।
इमरान खान ने इनकी हकीकत वाज़े कर दिया कि ये सब कुछ एक ही हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।